आनुवांशिक शब्दावली के बारे में, मतलब जैसे अलील क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, समयुग्मी क्या होते हैं, विषमयुग्मी क्या होते हैं। जैसे अभी आपको एक प्रवाहिता के नियम बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उससे समझाता हूँ मैं आपको। ये खूब सारी परिभाषाएं छोटी छोटी, उनकी हम बात करेंगे। लगभग 20 से एक परिभाषाएं हैं, लगभग तो उनकी बात करेंगे। तो जैसे क्या है मतलब ये, तो हेडिंग तो यहाँ से देखो ध्यान से, आनुवंशिक दिख रहा ना यहाँ, आनुवंशिक शब्दावली, जेनेटिक वोकैबुलरी क्या है। तो अलग अलग परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो जैसे प्रवाहिता का जो नियम होता है ना, उसके आधार पे बता देता हूं मैं, ठीक है। जो मेंडल का पहला नियम है उसके आधार पे बताता हूं मैं, फिर सारी परिभाषाएं एक एक बता दूंगा। तो मेंडल का प्रवाहिता का नियम भी साथ ही साथ बता देता हूं। मेंडल का, अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सुन नहीं रहे आगे। नियम इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है प्रवाहिता। अब क्या होता है, जैसे हम मान लो कि ये टीटी है ना, इसका मतलब टॉल होता है लंबा। एक लंबा पादप है, एक बौना पादप है, ठीक है, बौना पादप, दोनों समयुग्मी। अब ये समयुग्मी क्या है, विषमयुग्मी क्या है, ये तो चैप्टर पढ़ना है। तो यही तो है आनुवंशिक शब्दावली। तो इसमें हम मान लो कि ये तो है इसके पी। अब पी का मतलब क्या अभी बताएंगे, यानी पेरेंट्स होता है, जनक होते हैं। इनमें हम गैमेट निकाल लेंगे। मान लो ये गैमेट आ गए, यानी युग्मक आ गए। इनमें हम क्रॉस करवाएंगे। तो ये एक पुनेट वैज्ञानिक ने बताया था ऐसे क्रॉस करवाना, इसमें ऐसे नर को दर्शा दो, ऐसे मादा को दर्शा दो, ठीक है। ऐसे इसका इसके साथ क्रॉस करवा दो, इसका इसके साथ करवा दो, इसका इसके साथ करवा दो, और इसका इसके साथ करवा दो। तो इस प्रकार ये F1PD प्राप्त हो गई। तो मतलब ये भी कुछ समझा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, मतलब ये कहता हूँ कि ये जो G आया, P आया, ये सेम क्या होते हैं, ये F1 क्या होती है, ये आनुवंशिक शब्दावली है। तो इसके फिर हम लिखते हैं लक्षण पर रूप और जीन पर रूप। लक्षण पर रूप अनुपात और जीन पर रूप। तो सारे के सारे क्या है, लंबे हैं, इसलिए 100% लंबे पादप। ये तो इसका हो गया जीनोटाइप, जिसे दर्शे प्रारूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्शे प्रारूप या फिनोटाइप, इंग्लिश में बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। ये सारी बातें करेंगे आज। तो एक तो पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ये होता है जीन प्रारूप, जिसे जीनोटाइप बोलते हैं, अनुपात, ठीक है। तो ये भी क्या है, सारे विषमयुग्मी हैं या संकर। तो विषमयुग्मी मतलब जीनोटाइप का मतलब ये होता है, विषमयुग्मी लंबे, सभी लंबे हैं, सभी लंबे, 4 पादप हैं। तो ऐसे हम इनको जीनोटाइप फिनोटाइप कहते हैं। फिर इन मध्य क्रॉस कराएंगे तो F2PD आएगी। तो पढ़ते हैं एक एक परिभाषाएं क्या होती है। ये तो प्रवाहिता का नियम था। क्या नियम था, ठीक है। F1PD में जो अपने आप को लक्षण को दर्शाता है उसे प्रभावी, नहीं दर्शाता अप्रभावी कहते हैं, ठीक है। वो लिखवा दूंगा बाद में। अब एक एक परिभाषाओं को हम चलते हैं, पढ़े एक एक परिभाषा। सबसे पहली परिभाषा होती है जीन की, जीन, और यही जीन से जेनेटिक्स निकल के आया था। अब जीन क्या है, तो ध्यान से समझो। जीन देखो इधर, जीन यानी क्या होता है, देखो, चाहे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, कुछ भी हो, ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, संचरित होते हैं। यानी आनुवांशिकता के जो वाहक होते हैं ना, उन्हें जीन कहते हैं हम, है ना। आनुवांशिकता या वंशागति होती है लक्षणों की। जैसे मान लो कि अपने जैसे पेरेंट्स है, लंबे हैं, तो हम भी लंबे हो जाते हैं, कई बार बौने भी हो जाते हैं। कलर मान लो, कलर को लेकर मान लो सांवले तो सांवले हो जाते हैं, गोरे तो गोरे हो जाते हैं, दोनों मिक्स में भी आ जाते हैं। तो ये जो लक्षण आ रहे हैं, ऐसे पेड़ पौधे में होता है। तो ये जो लक्षण आते हैं इन्हें हम बोलते हैं, है ना, आनुवांशिक लक्षण, जिनकी वंशागति होती है, इनहेरिटेंस। तो इनको नियंत्रित करने वाले जो होते हैं उन कारकों को बोलते हैं हम जीन। तो सिंपल सी परिभाषा क्या है, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारकों को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये जीन की परिभाषा है। जो जीन शब्द मेंडल ने नहीं दिया था, मेंडल ने तो कारक दिया था, कारक। जीन शब्द तो दिया था जोहानसन ने, ठीक है, ठीक है। और जीन होते हैं जोड़े के रूप में, और किस पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। जीन स्थित होते हैं
गुणसूत्रों पर। तो इसकी क्या क्या है, तो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। अब आप है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग लिखो, अभी इसकी परिभाषा लिखूंगा वो साथ ही साथ लिख लेना, ठीक है, या बाद में एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ बाद में लिख लेना, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं इसकी। तो जीन की परिभाषा क्या होगी, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक जीन कहलाते हैं, जीन कहलाता है। अब जीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये जोड़े के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं, ठीक है, पहली तो ये कंडीशन। इसके अलावा आपको बता दें है ना, गुणसूत्रों पे स्थित होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट ये आया हुआ क्वेश्चन है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ठीक है, लिख लेना आप साथ के साथ, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ठीक है। इन्हें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करने वाले भी कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं ना। तो ये हो गया जीन। और जीन शब्द किसने दिया, ये पूछ सकता है, जीन शब्द जोहानसन ने दिया, ने दिया। और कारक मेंडल ने, कारक शब्द मेंडल ने दिया, मेंडल ने फैक्टर है ना, फैक्टर मतलब कोई भी होगा, जैसे किस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हैं तो उसने क्या बोलते थे, फैक्टर, कोई फैक्टर होगा, कोई कारक होगा, कोई साधन होगा, ठीक है। तो मेंडल ने तो कारक नाम दे दिया था, बाद में जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, ठीक है। अब अलग अलग किताबों में 1905 भी लिखा होता है, 1906 भी लिखा होता है, ठीक है, जीन शब्द 1905 1906 ऐसे सन में लिखी होती है, ठीक है। तो वो उसको देख लेना एक बार है ना। तो ये जीन की क्या है, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक को जीन कहते हैं, जोड़े के रूप होते हैं, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ठीक है। और भी परिभाषा होती है जीन की, एक ही परिभाषा नहीं, खूब सारी परिभाषा है। आनुवंशिकता के वाहक भी बोलते हैं, एक परिभाषा ये भी लिख सकता हूँ मैं, एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, आनुवंशिकी के वाहक होते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस पर स्थित होते हैं, तो इसे आप लिखे है ना। तो ऐसे हम पढ़ेंगे, तो ये जो लंबे बोने प्राप्त हो रहे हैं जीनों की वजह से हो रहे हैं, ऐसे अलग अलग लक्षणों की हम बात करेंगे। तो पहली परिभाषा समझ में आई क्या, तो आप समझ जाना, साथ ही साथ पे लिख लेना, फिर अगले लिख लेना, चलते रहना, लिख लेना, चलते रहना, ठीक है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दूसरी परिभाषा पढ़े। तो देखो अब छोटी छोटी परिभाषा, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये से नियम भी बता सकता हूँ पर आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर ये क्या लिख रहे हो सर, क्योंकि ये सब शब्द आएंगे, पी का मतलब, जी का मतलब क्या है, तो ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। मिटा दूँ, अरे बोलो। जीन के बाद में दूसरी जो परिभाषा चलती है अपने पास, वो परिभाषा देखो, दूसरी परिभाषा है अपने पास अलील, यानी अलील्स। अलील्स को बोलते हैं एलिमॉर्फ, ठीक है। इन्हें हम युग्म विकल्पी भी बोलते हैं, ये सारे नाम इसी के ही हैं। अलील्स बोलो, एलिमॉर्फ बोलो, युग्म विकल्पी बोलो। क्या होता है इधर देखो एक बार, ठीक है। जैसे ये है, ये लंबे के लिए, ये गोल के लिए, गोल बीच के लिए, रेड कलर के लिए भी आता है, लंबे के लिए भी आता है। जैसे ये लिख दिया है ना, तो इसमें थोड़ा चेंज करें, तो इसमें हम जैसे ऐसे लिख दिए, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ठीक है। ये ब्लैक कलर के लिए भी आता है, कहीं काला है ना। तो इसमें देखो एक क्या है, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, जहां भी हम कैपिटल कोई अक्षर लिखते हैं वो प्रभावी लक्षण को दर्शाता है। क्या कह रहा हूं मैं,
कैपिटल लिखता हूँ, कैपिटल, तो प्रभावी मतलब कैपिटल, कैपिटल लेटर, समझा हो ना, कैपिटल लेटर। और अप्रभावी को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। तो देखो ध्यान से, प्रभावी को डोमिनेंस बोलते हैं, डोमिनेंस, और अप्रभावी को बोलते हैं रिसेसिव, RECESSIVE, रिसेसिव। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये कैपिटल यहाँ लिख रखा है, इसका मतलब लंबा है, ये प्रभावी है, स्मॉल क्या है, छोटा है। वैसे आप बता दो, लंबे के लिए हम टॉल लिखते हैं, ये तो आप जानते हो ना, आपसे जैसे ये है कि लंबे के लिए हम टॉल लिखते हैं, स्मॉल के लिए क्या लिखते हैं, ड्वार्फ। टॉल का मतलब लंबा और डी का मतलब ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी बोना, बोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। तो यहाँ पर फिर मैंने यहाँ टी लिखना चाहिए था ना, तो मैंने एक लाइन लिख दी है, प्रभावी लक्षण को आप कैपिटल से दर्शा दो, अप्रभावी को इसी के लेटर से स्मॉल दर्शा दो, तो स्मॉल दर्शा, ना कि डी। इससे क्या होता है, क्रॉस कराने में आसानी होती है, समझ रहे हो क्या, क्रॉस कराने में आसानी, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो क्या, तो क्रॉस कराने में आसानी होती है, इसलिए क्या, कैपिटल आपको जहां दिखाई देगा वो प्रभावी है, स्मॉल दिखाई देगा वो अप्रभावी है। ठीक है, तो ऐसे नहीं दर्शाएंगे हम, जैसे टी का टॉल लिखे तो डॉर्फ को ऐसे स्पेलिंग के आधार पर नहीं लिखते हम। ठीक है, समझ गए, तो इससे क्रॉस कराने में आसानी होती है। अब मैं कह रहा हूं कि अलील्स क्या होते हैं, अलील क्या होते हैं, तो परिभाषा सुनना ध्यान से। अलील शब्द मिला है जीन से मिलकर, यानी किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक को जीन कहते हैं, ये परिभाषा लिखी है मैंने। तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक, जैसे लंबाई को ये नियंत्रित करने वाला जीन है, तो लंबाई को नियंत्रित करने वाला जो कारक है वो जीन कहलाता है। इनके विप्रेयसी युग्म को, विप्रेयसी यानी विपरीत, अपोजिट, जैसे एक प्रभावी एक प्रभावी, अब ये सेम भी हो सकता है, तो विप्रेयसी युग्म को हम बोलते हैं क्या, अलील्स, यानी किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक के विप्रेयसी युग्म को क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं। और एक जीन के दो अलील होते हैं। अब ये एलील सेम भी हो सकते हैं, जैसे RR कैपिटल भी हो सकते हैं, तो इन्हें समयुग्मी, स्मॉल स्मॉल समयुग्मी, और विषम होते हैं तो विषमयुग्मी बोलते हैं, जो पीछे पढ़ेंगे परिभाषा है। तो सिंपल सी परिभाषा क्या हुई, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक जीन के दो अलील होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे 2022 में आया था, कब आया था। ठीक है, तो परिभाषा लिख रहा हूँ मैं इसकी, एक जीन का, अब लिख लो इसको आप ऐसे कैसे, इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक के या जीन के, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक के या जीन के विप्रेयसी, विप्रेयसी का मतलब होता है विपरीत, विप्रेयसी युग्म को अलील कहते हैं। नोट, एक जीन के दो अलील होते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना, नोट, एक जीन के दो अलील होते हैं। क्या समझ में आ रहा है क्या आपको? शुरुआत से जीन की परिभाषा समझ आएगी तो अलील क्या आएगी, अलील क्या आएगी तो आगे समयुग्मी क्या आएगी, फिर आगे भी आएगी, ऐसे लिंक हो रहा है आगे आगे। ठीक है, तो इसे लिखो आप, एक जीन के दो अलील होते हैं, समझाओगे ना। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, एक विप्रेयसी हो गया ना, जैसे लंबाई के लिए टी और बौनेपन के लिए टी, तो एक युग्म बन गया ना, लंबे के लिए बोने के लिए, बीच के गोल के लिए, जुरीदार के लिए भी हो गया, समझ जाओगे। ये तो गोल बीज के लिए हो गया, ये जुरीदार बीज के लिए हो गया, तो विप्रेयसी हो गए ना, ये दोनों विप्रेयसी लक्षण हो गए, तो युग्म हो गए ना एक, इसे अलील बोलते हैं। ये परिभाषा हो गई, तो लिखो इसे, है ना, इतनी यह लिख लेंगे तो, है ना। मैं ऑफ कर दे तीसरी परिभाषा देखो अब ध्यान से, तीसरी परिभाषा क्या कहती है। अब देखो समयुग्मी क्या होता है, समयुग्मजी, होमोजाइगस। देखो
किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक के जो अलील होते हैं, ध्यान से सुने, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक के जो अलील होते हैं अगर वो सेम हो, है ना, मतलब टी टी समान है ना, ये आर आर समान है ना, स्मॉल आर आर समान है ना, बी बी समान है ना, और बी बी समान है ना, तो ये अगर समान है तो इन्हें हम बोलेंगे, दिख रहा है ना यहाँ तक, तो इन्हें हम बोलते हैं समयुग्मजी। क्या बोलते हैं? मतलब समयुग्मी का मतलब होता है किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक के जो अलील हैं दोनों समान हो, तो उसे क्या बोलेंगे? समयुग्मी। ठीक है, और विषमयुग्मी की बात कर ले। विषमयुग्मी यानी हेटेरोजाइगस, तो इसमें क्या होगा? जैसे टी टी विपरीत हो गया ना, विषम, आर आर प्रभावी अप्रभावी आ गया, यहाँ से आ गया ना, ऐसे ऐसे, तो ये क्या है? ये विषमयुग्मी है। ये सारे क्या है? विषमयुग्मी। तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले अलील अगर विपरीत हैं, विषमयुग्मी, समान है समयुग्मी। अब इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐसे कैसे नोट कर लो, सिंपल है ना, तो इसे नोट करें, इसे ऑफ करें, बार बार ऑफ करें, नोट करें। देखते हैं चौथी परिभाषा, देखो ध्यान से। चौथी परिभाषा क्या कहती है? सॉरी, पांचवी। प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंस, डोमिनेंस, ठीक है, कैरेक्टर। देखो ध्यान से, प्रभावी लक्षण का मतलब क्या होता है? इधर देखो ध्यान से, दोनों को समझ लो, यहाँ परिभावी अप्रभावी दोनों को समझ लो आप। ठीक है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण है, रिसेसिव है ना, डोमिनेंस और रिसेसिव कैरेक्टर है ना। देखो यहाँ देखो, इसी आप प्रभाविता के नियम से देखो, बातें नहीं करें, प्रभाविता के नियम से देखो, ये जनक है, देखो इधर, ये पी का मतलब पेरेंट्स होता है, अभी बता देंगे, और कैसे बता दिया, ठीक। पी का मतलब पेरेंट्स होता है, जनक होते हैं माता पिता जो संतान को उत्पन्न करते हैं। जैसे हम अपने माता पिता से उत्पन्न हुए तो हमारे माता पिता हमारे जनक हो गए, ठीक है, सीधी बात है। अब देखो ध्यान से, यहाँ जनक से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी बोलते हैं। इस F1 पीढ़ी में जो अपने लक्षण को दर्शाते हैं, यहाँ एक ही लक्षण देख रहे हैं, पादप की ऊंचाई वाला, लंबा या बोना, विप्रियाशी हो गए ना दो, तो यहाँ पर सारे लंबे प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को दर्शाता है उसे प्रभावी लक्षण, जो लक्षण अपने आप को नहीं दर्शाता उसे आप अप्रभावी लक्षण कहते हैं। वैसे ये परिभाषा होती है। तो सिंपल सी परिभाषा इसकी तो आप क्या लिख सकते हो और इसकी क्या लिख सकते हो? इसकी तो ये हो गई F1 पर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त का मतलब होता है दर्शाने वाला। F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त लक्षण, और इसकी परिभाषा क्या होगी? F1 पीढ़ी में है ना, अभिव्यक्त नहीं होने वाला, अभिव्यक्त नहीं होने वाला। F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त लक्षण, F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होने लक्षण, ठीक है, समझ गए ना? प्रभावी अप्रभावी का मतलब क्या होता है। दूसरी परिभाषा आप जैसे जनक क्या होता है, जनक की परिभाषा में लिख देता हूं, तो 7वां पॉइंट आप देख सकते हो। जनक क्या होते हैं? संतान को उत्पन्न करने वाले, ठीक है, जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले, संतान, संतति को उत्पन्न करने वाले, संतति को उत्पन्न करने वाले, ठीक है। पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स यानी पी से दर्शाते हैं इन्हें, ठीक है, तो पी से दर्शा दो, पेरेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा 8वीं आप वो क्या होंगे? F1 पीढ़ी क्या होती है? अरे F1 पीढ़ी क्या होती है? जनक से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी बोलते हैं। तो जनक से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी बोलते हैं। इन्हें लिखे, है ना,
हाँ, तो आगे देखो और कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, आगे देखो अभी और भी परिभाषाएं अभी। कौन से नंबर की आएगी अब? 9वें नंबर की। देखो ध्यान से, युग्मक क्या होते हैं? युग्मक, अब युग्मक को गैमेट बोलते हैं। देखो ध्यान से, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, आप जानते हो इनमें जो जनन अंग पाए जाते हैं उनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। जनन अंग में जनन कोशिकाएं पाई जाती है और जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? अगुणित संरचना जो बनती है, जो निषेचन क्रिया में भाग लेती है, उसे हम युग्मक बोलते हैं। जैसे शुक्राणु, अंडाणु, और पेड़ पौधे में बात कर लो परागकण, अंड कोशिका। तो युग्मक की परिभाषा क्या होती है ना? जनन कोशिकाएं लिख लो, इसकी परिभाषा है जनन कोशिकाएं, अर्धसूत्री विभाजन, ए लिख लो इसे, जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित संरचनाएं बनाती है जो निषेचन प्रक्रिया में भाग लेती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम युग्मक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जी का मतलब लिखने का मतलब ये जी का मतलब ये है ना, इसका मतलब युग्मक है, यानी युग्मक के अंदर क्या है वो लक्षण देख रहे हैं। ऐसे अलग अलग लक्षण दे सकते हैं, समझ आ रहा है क्या? ये यहाँ पर टीटी लिखा मतलब युग्मक है। ये वो लक्षण का मतलब अभी ऊंचाई का ले रहे हैं, लंबाई बोने का, तो ऐसे अलग अलग रंग का भी ले सकते हैं, रूप का भी ले सकते हैं, एक बात है ना। और भी मतलब पुष्प की स्थिति, पुष्प का आकार, ठीक है, बीज की स्थिति, आकार, रंग अलग अलग ले सकते हैं, तो इन्हें आप लिखें। और अब हम पढ़ेंगे लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप क्या होते हैं, तो वो भी देखो, इसे लिखो, फिर मैं बताता हूँ। लक्षण प्ररूप, लक्षण प्ररूप या दृश्य प्ररूप अनुपात, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिनोटाइप। अनुपात है तो अनुपात तो बाद में लिखेंगे, फिनोटाइप। देखो ये लिख लिया गया, ठीक है, तो इसको समझो, एक एक चीज को समझो। लक्षण प्ररूप को हम बोलते हैं फिनोटाइप, मतलब मॉर्फोलॉजी। किसकी बात हो रही है रे? मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, मतलब आकार की बात हो रही है। किसी भी चीज़ को बाहर से देखकर बताना कैसी दिखाई देती है। जैसे मान लो मैं ही हूँ, बाहर से मेरे खाने से आँखें ऐसी है, बाल ऐसे हैं, ऐसे पेड़ की पत्तियों का रंग ऐसा है, तने का आकार ऐसा है, उसकी लंबाई इतनी है, ठीक है, समझ आ गया। इसी प्रकार आप और भी कोई चीज़ देख सकते हो, जैसे ये बॉडी है, बाहर से देख के बता सकते हैं कैसा है, अंदर से मैं मालूम नहीं कैसा क्या। किसी भी चीज़ को बाहर से देखकर बताना कैसा प्रतीत होता है, उसे बोलते हैं बाह्य लक्षण, और उसी बाह्य लक्षण को बोलते हैं हम दृश्य प्ररूप या लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। तो किसी जीव की बाह्य संरचना को क्या बोलते हैं? लक्षण प्ररूप, और इनके अनुपात को अनुपात बोल देंगे। सिंपल सी बात है, दो परिभाषा यहाँ से बनती है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसकी परिभाषा। किसी जीव या अंग की बाह्य प्रतीति को, बाह्य संरचना। यहाँ लक्षण प्ररूप अनुपात हमने क्या देखा कि लंबा व बोना है, तो यहाँ सारे ये लक्षण देखो ध्यान से। F1 पीढ़ी में ये लंबे वाला जो लक्षण है इसके ऊपर प्रभावी है, इसलिए सारे लंबे प्राप्त हुए। तो लक्षण प्ररूप अनुपात क्या? 100% लंबे, सारे लंबे है ना। देखो इधर, ये कैपिटल इसे लंबा है, ये लंबा, ये लंबा, ठीक है। अब जीन प्ररूप अनुपात को देखो। जीन प्ररूप अनुपात का मतलब होता है उसकी आंतरिक संरचना, मतलब समयुग्मी विषम युग्मी अवस्था को बोलते हैं जीन प्ररूप अनुपात। तो इसकी भी परिभाषा लिख लो आप।
जीनोफाइट नहीं है, फाइट करेगा क्या? कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। जीनोटाइप यानी जीन पररूप अनुपात। पहले तो जीन पररूप देख लो, है ना, ओनली जीन पररूप ही देखो पहले तो। इसका मतलब क्या होता है? आंतरिक संरचना, है ना, जीव की आंतरिक संरचना, जीव की आंतरिक संरचना मतलब समयुग्मजी व विषयुग्मजी अवस्था को देखते हैं इसमें। वह विषमयुग्मजी यानी हेटेरोजाइगस अवस्था को देखते हैं। जैसे यहाँ देख लो, ये सारे से इसके ऊपर प्रभावी है विषमयुग्मी, विषमयुग्मी, विषमयुग्मी सारी, पर आप इसमें जब क्रॉस कराओगे तो अगली पीढ़ी में आपको अलग दिखाई देगा, आपको समयुग्मी विषमयुग्मी दोनों दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और प्रभावी अप्रभावी दोनों लक्षण मिलेंगे। यहाँ तो ओनली प्रभावी लक्षण दिखाई दिया मेंडल के अनुसार। और कुछ नियम ऐसे पढ़ेंगे जैसे अपूर्ण प्रभाविता होता है एक स्वान पुष्प के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रभावी अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में क्या होता है कॉमन, जैसे लाल पुष्प होते एंटीराइनम, सुन लो ध्यान से, बाद में लिख लेना। एंटीराइनम का जो पादप होता है उसमें लाल पुष्प और सफ़ेद होते हैं। जब उनमें क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में आपको गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। तो ये नियम लागू नहीं होता। तो मेंडल के नियमों से विचलन है या अपवाद है, वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। पर न तो प्रभावी लक्षण नहीं अप्रभावी। और वो अनुपात भी कई एग्जाम में पूछ लेता है, 1:2:1 अनुपात आता है वो F2 पीढ़ी का मतलब, ठीक है। तो इसमें आंतरिक संरचना हो गई, ठीक है। तो ये था इसका जीनोटाइप और अनुपात कहलाता है, ठीक है, सिंपल। अब क्या बचा? एकल संकरण द्विव संकरण क्या होता है, तो वो भी देख लो, इसे लिखो। एकल संकरण इसका मतलब मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। एक लक्षण की वंशागति के अध्ययन के लिए एकल संकरण, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? एक लक्षण की वंशागति के लिए करवाया गया क्रॉस, ये परिभाषा होगी। एक लक्षण, यहाँ एक ही तो लक्षण देखें, लंबाई तो देखें यहाँ पर। तो एक लक्षण का 2 लक्षण, जैसे बीज का रंग, बीज का आकार भी लेके चले तो एक तो रंग हो गया, रेखाकार। 2 लक्षण लेके तो डाइहाइब्रिड, 3 लक्षण लेके तो त्रिसंकरण। तो ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं जो आप लिख सकते हो। तो द्विव संकरण, तो मेंडल का जो पहला और दूसरा नियम है वो एकल संकरण है, और जो तीसरा नियम था स्वतंत्र प्योर नियम वो द्विव संकरण था, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? 2 लक्षणों की वंशागति के लिए कराया गया क्रॉस, 2 लक्षणों की वंशागति के लिए करवाया गया क्रॉस, ठीक है। समझ आओ, 2 लक्षण है। अरे एक लक्षण तो समझ गए ना, जैसे यहाँ एक ही लक्षण दे रखा है, 2 लक्षण बीज का रंग, बीज का आकार, या मान लो पौधे की लंबाई और बीज का रंग वो ले लो, तो 2 लक्षण हो गए। 3 लक्षण लेके चले क्रॉस कराएं, त्रिसंकरण, समझ गए। तो ऐसे त्रिसंकरण, बहुसंकरण, और परिभाषा बना सकते हैं जितनी चाहिए। तो ऐसे ये ऐसे और मिलाकर करते करते 20 हो जाती है ये, और ठीक है। तो ये था आपके। इसके अलावा आपके जब बेक्रो टेस्ट क्रॉस है वो तो पीछे हम जब एक एक को पढ़ेंगे जब करवा दूंगा आपके, ठीक है। तो मेन आपके हो चुके हैं ये सारी। गैमेट क्या है, F1 पीढ़ी क्या है, P क्या है। और यहाँ आपको बता दूँ, ये F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल, लिख लेना। यहाँ F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल, F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल, यानी प्रथम पीढ़ी की बात कर रहा है ये, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन है ना, फर्स्ट फिलियल, ये NCERT में लिख रहा है फिलियल, है ना। हाँ भाई, तो देखेगा जाकर 5 चैप्टर में, जब आपको दिख जाएगा वहाँ पर फर्स्ट फिलियल लिखा हुआ है, ठीक है। बीच में लिखा हुआ 4-5 लाइनें छोड़कर, NCERT के 5 जाकर चैप्टर में देखना, 3-4 लाइन छोड़ेगा,
वहाँ लिख रखा है, सिंपल सा तरीका। जहाँ लिख रहा है ना एक जीन की वंशागति का अध्ययन, उनमें लिख रखा है, और बता दूँ, ठीक है, ड्रॉप कर देना, लिखो इसे। तो यहाँ से हम मेंडल के जो प्रवाहिता के नियम पढ़े, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है, ठीक है, और एक जीन अनेक को भी करता है, वो हम पीछे एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ लिखा दूंगा। तो यहाँ पुनः खोज करने से संबंधित आप लिख सकते हो कुछ, तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज, एक ये लिख लो बीच के अंदर, मेंडल के, ये कुछ भी मत लिखना आप, हम यहाँ ना मेंडल के नियमों की पुनः खोज, और वो वैज्ञानिक थे 1900 में किया, 1900 में पुनः खोज लगभग 34 से 35 साल की बात है, वर्ष बाद, ठीक है, क्योंकि 1865 में तो आपको बताया था प्रकाशित हो गए थे, ठीक है, तो लगभग हो गई ना, 35 साल हो गए लगभग। तो 1900 में हुआ था, और वो 3 वैज्ञानिक कौन से थे? एक तो था कार्ल कोरेंस, ये नाम पूछ लेता है कई बार, ये कहाँ का था कार्ल कोरेंस? जर्मनी का। एक था एरिक वॉन शेरमेक, ठीक है, ये कहाँ का था? और एक आता ह्यूगो डी विरीज, ऑस्ट्रिया का था? नहीं, ये था ऑस्ट्रिया का ना, देख लेना एक बार इसको ना, एरिक वॉन शेरमेक ऑस्ट्रिया, और ये था हॉलैंड है ना, ऐसे थे। तो पुनः खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस, इनके नाम पूछ लेता है कई बार, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेरमेक और ह्यूगो डी विरीज, ठीक है। ह्यूगो डी विरीज तो आप जानते हो उत्परिवर्तन, हम तब टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ बार बार आएगा। कार्ल कोरेंस हम अपूर्ण प्रवाहिता पढ़ेंगे जब इसका नाम आएगा, ठीक है। तो इन्हें लिखो आप। अब इसका नियम तो पूरा लिख रखा है, बस इसकी परिभाषा ही लिखनी है मुझे, और ये नियम पूरा हो जाएगा। तो इसे लिखो पहले, इसे लिख लो, इसमें चालू रहने दो उससे, है ना। ह्यूगो डी विरीज है मतलब। बात करेंगे मेंडल का पहला नियम, क्या था पहला नियम, वो देखो ध्यान से, ठीक है, लॉ ऑफ, ठीक है, जेनेटिक्स क्या थे। तो पहला नियम क्या था? वो था प्रवाहिता का नियम, वहाँ भी लिख दिया ना, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो प्रवाहिता का नियम क्या था? ध्यान से देखिए आप, देखो इधर, यहाँ हम एकल संकरण करवा रहे हैं, सबकी ऊंचाई से संबंधित है, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, विप्रेयसी हो गया। तो और यहाँ पर F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई है जनक से। तो परिभाषा क्या होगी? F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को दर्शाता है प्रभावी लक्षण, जो लक्षण अपने आप को नहीं दर्शाता है, मतलब अभिव्यक्त नहीं होता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही मेंडल का पहला नियम कहते हैं, या प्रवाहिता का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप लिख लो, और वैसे ये हो गई इसकी परिभाषा, ये ऐसे कैसे उतार लेना फिर। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा तो क्या है? जब एकल लक्षण के लिए दो समयुग्मी है ना, ये समयुग्मी विप्रेयसी लक्षणों युक्त पादपों के मध्य क्रॉस यानी संकरण करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी मतलब जनक से प्राप्त प्रथम पीढ़ी, ये जनक है इसलिए P, और ये F1 पीढ़ी तो करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त
लक्षण को प्रभावी लक्षण व अभिव्यक्त नहीं होने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ लंबे वाला ही प्राप्त हो रहा है और बोने वाला प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कई बार आप देखते हैं ना, जैसे कई हो कि दादा दादी, मैं मान लो दादा लंबा है, दादी छोटी है, दादी लंबी है, मान लो एक छोटा है, तो आने वाला जैसे उनके संतान है, ठीक है, वो लंबी हो जाती है और एक कुछ बोनी भी हो जाती है। पर हम या मान लो कि दोनों बराबर रहती है, कई बार ये भी हो सकता है। तो कई बार ऐसे हो सकते हैं F2 पीढ़ी आएगी, उसमें सारे लंबे हो जाते हैं, बोने भी हो जाते हैं। तो पर यहाँ परिभाषा क्या कहती है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण दर्शाएगा ना, उसे हम क्या मानेंगे, प्रभावी लक्षण। जो नहीं दर्शक है अप्रभावी लक्षण है, रिसेसिव बोलेंगे। तो इसे हम बोलते हैं क्या, प्रभावी अप्रभावी का नियम, यानी प्रभाविता का नियम। ठीक है, एकल संकरण है। ठीक है, तो ये था नियम, ये आप पूरा मैंने लिख दिया है, इसे नोट कर ले। ये था पहला नियम। ठीक है, आप बता दिए इसकी पूरी जानकारी, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तुम्हारी इच्छा है तो कर देना यार, मत करना यार। लास्ट में यार अगर पसंद आए तो कर ही देना है, कर देना यार, कर देना यार।